अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो इंटर क्लास के अंदर नहीं है। इंटर क्लास के खास करके अपग्रेड अप लेवल जो होते हैं बीएससी लेवल उसमें है ये टॉपिक। इंटर क्लास में सिर्फ इसको डिफाइन किया गया है इस तरह से कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं और वो फार्मूला है 1/√1 - v स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है जो यूज होती है, बाकी बाकी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। मतलब इस फार्मूले का मजीद कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। इंटर क्लास में ये नहीं बताया गया कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो फार्मूला है वो आया कहां से है, कैसे डेरिवेट होता है, उसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको बीएससी लेवल्स में मिलेगा। तो इंटर क्लास वाले सिर्फ इसका फाइनल जो पार्ट हो इस वीडियो का वो देखें, नहीं तो सारा देखें, कोई मसला नहीं। बाकी जो स्टूडेंट्स बीएससी में पढ़ रहे हैं या फिर वो एमएससी क्लियर हैं तो वो देखें, उनके लिए फायदेमंद है। देखें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इट इज अ मैथमेटिकल वे इन which shows the linear relationship between physical quantities measured in one frame of reference transformed into another reference frame। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मेजर की गई क्वांटिटीज को अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट करेंगे तो लाजमी इस ट्रांसमिशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर की गई क्वांटिटीज को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मेजर करें तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यह था कि इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ चीजों पर मुश्तमिल था जिसमें हमने टाइम को एब्सोल्यूट माना था, बहुत सारी और चीजें भी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वांटिटीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनका मैथमेटिकल रिलेशन वो लीनियर रिलेशन होता है, स्क्वायर या क्यूबिक या फिर कोई पावर बेस्ड रिलेशन नहीं होता। ये सिंपली लीनियरली रिलेशनशिप होता है क्वांटिटीज के बीच में। और गैलीलियो ने ये भी गलती की थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ ये भी गलती थी कि उन्होंने लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखाया था। उसमें लीनियर रिलेशनशिप में काफी चीजें उन्होंने नहीं डिफाइन की। सो इन्होंने प्रैक्टिकली उन चीजों को डिफाइन किया। सो हम अब शुरू करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप ये सीखेंगे कि क्वांटिटीज जो मेजर की गई हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनको मेजर किया जाए तो दोनों का रिलेशन लीनियर रहता है। मतलब ये कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड तो हैं पर डिपेंडेंसी लीनियरली होगी। अच्छा, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। It is a modified form of Galilean transformation in which you get a linear relationship between the quantities। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें ये तो पता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम सोचें, हमारे पास ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फर्ज कर लें ये एक्स एक्सिस है और फर्ज कर लें कि ये वाई एक्सिस है और फर्ज कर लें कि ये जेड एक्सिस है। हमारे पास तीन एक्सिस हैं, ये इन तीनों के बीच का ओरिजिन है, इसको हम कह रहे हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर यहां पर कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, से फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख रहे हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, ये एक्स डैश, ये वाई डैश एक्सिस, ये जेड डैश एक्सिस, ये ओरिजिन डैश। यहां पर देखें ये हमारे पास एक एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एस प्राइम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों के बीच में कोई स्पेस है, क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आगे चलता जा रहा है, इसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है और वो टाइम यहां से यहां आने के लिए है। और हमें यह भी पता है कि अगर हम ये सोचें कि हम एक लाइट की बीम को एमिट कर रहे हैं, जब ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों एक ही जगह पर थे तो उस वक्त हमने क्या किया, एक रोशनी की रे को ट्रांसफर किया, मतलब एमिट किया।
जैसे ही उसको हमने एमिट किया, ये एक रे ऑफ लाइट है, सपोज कर लें ये रे ऑफ लाइट आगे जा रही थी। उसी वक्त, जिस वक्त ये रे ऑफ लाइट आगे चलती जा रही थी, तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को छोड़कर आगे जा रहा था, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे आ गया तो लाजमी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से थोड़ा दूर हो गया, और जो लाइट की बीम है वो अब यहां तक पहुंच गई। फर्ज कर लें सारे वीडियो को हम स्टॉप कर लेते हैं, और बीम ऑफ लाइट यहां पर पहुंच गई है। अब क्या होगा, अगर आप यहां से डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर को देखेंगे, तो वो पोजीशन वेक्टर आपको आर डैश मिलेगा। और अगर आप पोजीशन वेक्टर इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काउंट करेंगे तो वो आपको आर पोजीशन वेक्टर मिलेगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है वो मुफासला जो ओरिजिन से काउंट किया गया हो किसी भी पॉइंट तक। इस पॉइंट को आप पी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। यहां पर जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहां वाला और यहां वाला, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी होंगे। और ये लाइट है तो हम ये कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के होता है। तो ये वेलोसिटी किसकी लेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट की। तो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई, r इज इक्वल टू सी टी, r इज इक्वल टू सी टी। अगर हम यहां पर r डैश लें तो r डैश से क्या पता चलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट, r डैश से ये पता चलेगा कि आप पोजीशन वेक्टर काउंट कर रहे हो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से, तो फिर क्या होगा, c मल्टीप्लाई टी डैश होगा। यहां पर आप देखें ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का एक फार्मूला भी होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चूंकि अंडर रूट है हम इसे कैंसिल करके इस साइड में और वो जो दूसरी साइड है वहां पर हम स्क्वायर दे सकते हैं। यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर एंड एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ये डैश इसलिए क्योंकि ये हमारे पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन है, ये हमारे पास एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक, रिलेटिविटी जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मींस अ रिलेशन बिटवीन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यहां पर हम देखें कि ये जो पोजीशन वेक्टर की हमने इक्वेशन लिखी है, c square t square is equal to x square plus y square plus z square and c square t dash square is equal to x dash square plus y dash square plus z dash square। ये s dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन है, ये वाली ये फिर s फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन है। ये दोनों कैलकुलेशन एक दूसरे के हमेशा बराबर रहती हैं। मतलब अगर कोई बंदा इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा होकर उसकी कैलकुलेशन को देखेगा, या फिर ऐसा करे कि ये बंदा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर खड़ा होकर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन देखे, तो दोनों के कैलकुलेशन एक दूसरे के बराबर रहेंगी। मतलब ये कि ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की जो क्वांटिटीज होंगी वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म्ड हो सकेंगी। और कैसे, कितनी जब ट्रांसफॉर्म होंगी तो कौन सी इक्वेशन होगी जो इक्वेशन इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगी क्वांटिटीज को, वो हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, x is equal to x minus x dash is equal to x minus vt, x dash always equal to x minus vt। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप याद कर लें, x dash is equal to x minus vt। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ये इक्वेशन पढ़ी हुई थी। फर्ज कर लें कि ये जो इक्वेशन है, जब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो इस इक्वेशन में हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटीज मिलती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने मिसाल लिया था कि किसी पार्टिकल को हम कहां रखें, ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
और ये हमारे पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हमारे पास एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों ना हम ऐसा करेंगे, एक्स डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वाई डैश ये जेड डैश एक्सिस, तो ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्यों ना हम ऐसा करें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने किया था वही यहां पर दोहराएं। मतलब ये कि हम कोई पॉइंट लें और वो पॉइंट यहां कहीं रखें। हमारे पास एक पॉइंट पड़ी है P और हमने यहां पर उसे रखा है। हम इस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे, पर जो सिंपल होगा पहले तो हम वो करेंगे। फर्ज कर लें कि हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर एक पॉइंट रखी हुई है। अब इस P पॉइंट की जो लोकेशन है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम ये कहेंगे कि इसका जो मुफासला होगा वो x में होगा, y में 0, z में 0 नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर x में ये पार्टिकल x पे x एक्सिस की किसी लोकेशन में पड़ा हुआ है, x एक्सिस की किसी लोकेशन में पड़ा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो डिस्प्लेसमेंट है वो x डैश होता है और इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट x है। और जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, ये इक्वेशन निकल आएगी। अगर ये इक्वेशन हम देखें तो हमें पता चलेगा, तो ये x एक्सिस के अंदर पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो क्या इसके अंदर y एक्सिस में कोई भी मुफासला होगा? y डैश में कोई भी मुफासला नहीं है। मतलब इस वक्त y डैश या y लिखें, मतलब आप इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी y वाली लोकेशन को देखें या एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी y वाली लोकेशन को देखें, तो लोकेशन क्या निकलेगी 0 निकलेगी। सो ये हमारे पास एक क्वांटिटी है y which is equal to 0, डिस्प्ले y और z में मुफासला देखें, z डैश और z equal to 0। ये हमें बता रही है इक्वेशन के यहां पर अगर कोई पार्टिकल एक एक्सिस में पड़ा हुआ हो तो बाकी दो एक्सिस में उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगर इस पॉइंट का थोड़ा सा भी मुफासला y में होता तो y डैश हमेशा y के बराबर रहती। मतलब ये कि इसकी जो विड्थ थी वो विड्थ ना बढ़ेगी ना कम होगी, और जितना ये y एक्सिस में इसका मुफासला होता वही रहता, z एक्सिस में जितना मुफासला होता वही रहता। अगर ये सिर्फ पॉइंट है तो इसकी ब्रीथ नहीं होगी, तो मतलब y भी इक्वल टू 0, z भी इक्वल टू 0। मतलब कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की अलांग होती हैं। यहां पर देखें कि हमने यहां पर स्क्वायर के टर्म में इनकी रिलेशन को देखा हुआ है। लॉरेंस साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि भाई ये स्क्वायर का टर्म जो यहां पर दिखाया गया है दरअसल ये गलत है। क्यों? अगर आप यहां पर देखें ये एक्स डैश स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास एक्स वाई और ये हमारे पास जेड एक्सिस, ये 0 लेवल है। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक रॉड है, जो रॉड यहां पर है, यहां पर पड़ी हुई है। अगर ये रॉड यहां पर पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे? इसकी लोकेशन को डिफाइन करेंगे। हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दिखाए हुए थे, यहां पर भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाने पड़ेंगे। यहां पर देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है एक्स वाई एंड ये जेड एक्सिस, और इसको एस का नाम दे रहे हैं। दूसरा कौन सा है? ये है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ये हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। अब शुरू करते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक रॉड है, जो रॉड यहां पर पड़ी हुई है। अगर मैं आपको कहूं इस रॉड की लेंथ को डिफाइन करें एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बुनियाद पर, तो आप क्या करोगे? आप कहेंगे कि भाई यहां पर ये वाली जो लोकेशन है, इनिशियल लोकेशन कितनी दूर है? ओरिजिन से 2 मीटर से दूर है, और इसकी फाइनल पॉइंट कितनी मीटर दूर है? 3 मीटर।
अब बताएं कि यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी। आप क्या करोगे, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर अगर हमें एक्स डैश मालूम करना है तो इसका तो स्क्वायर है ऊपर, तो आप एक्स डैश 1 माइनस एक्स डैश 2 इस ऐसे मालूम करेंगे स्क्वायर के टर्म में। तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये पहला वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसको हम 3 मान लेते हैं, हायर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखें 3 3 9 2 to the 4 9 minus 4 equal to 5, ये हमारे पास 5 के इक्वल हो गया। यहाँ पर हम देखें कि इस रॉड की लंबाई हमें 5 मीटर तक दिखेगी। फर्ज कर लें कि हम इस रॉड को आगे रख रहे हैं, हम इस रॉड को यहां से हटाकर यहां पर रख रहे हैं। अब बताएं कि यहां से यहां तक रखने पर क्या इसकी लंबाई में फर्क आएगा? हम कहेंगे नहीं आएगा फर्क। ये जो पेन है ये पेन नजदीक पड़ी हो या दूर पड़ी हुई हो तो इसकी उम्मूमन लेंथ में कोई भी फर्क नहीं आएगा, पर इक्वेशन के मुताबिक फर्क तो आ रहा है। एक्स डैश माइनस एक्स डैश 2 इक्वल टू, यहां पर फर्ज कर ले ये 3 लोकेशन तो है ही है, ये है 4 लोकेशन, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब देखें कितना हो रहा है, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, मतलब पहले से ये ज्यादा लंबी दिखेगी। और ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ना कि किसी को भी समझ में आएगी, क्योंकि एक रॉड जो नजदीक पड़ी हुई हो वो 5 मीटर लंबी हो, दूर ले जाएं तो 7 मीटर के टर्म में इंक्रीज हो, तो ये तो प्रैक्टिकली चीज गलत है। तो ये जो स्क्वायर वाला काम है, स्क्वायर वाला काम गलत, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है वो दरअसल एक मिस्टेक दिया गया है, ये एक मिस्टेक है, या इसको हम एक अमूमन मैथमेटिकल मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में नहीं होगा। लॉरेंस साहब ने कहा कि रिलेशन जो होना चाहिए वो रिलेशन लीनियर होना जरूरी है। अगर लीनियर नहीं होगा तो इस तरह की परेशानियां हमें मिलेंगी और इन परेशानियों को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ना कि ये परेशानियां सही हैं, क्योंकि अगर परेशानियां ये जो हमने स्टडी की वो अगर सही होती तो उनका हल भी निकल आता। ये है ही गलत, मतलब ये कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत था कि स्क्वायर नहीं देना चाहिए। अगर स्क्वायर दे भी रहे हैं तो फिर एक बात है कि हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, लीनियर रिलेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो लीनियर रिलेशन का था, और उन्होंने कैसे इस लीनियर रिलेशन को दिखाया। और एक बात मैं बता दूं आपको कि इसमें जो मैं अभी आपको इक्वेशन बताने जा रहा हूं वो इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो लीनियर रिलेशन डिफाइन करेगी एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश का। यहाँ पर देखें, अगर आपको एक्स डैश मालूम करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स क्या है। हमें पता है कि एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और ये किस पर डिपेंड है, टाइम पर तो डिपेंड है ही है। और हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस और टाइम पर डिपेंड है। आप कहेंगे कि भाई ये वाई जेड क्यों ले आ रहे हो, इन पर क्यों डिपेंड है? तो जवाब ये है कि हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो एक क्वांटिटी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सारी क्वांटिटीज पर डिपेंड होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे एक्स डैश ऊपर वाली सारी क्वांटिटीज पर डिपेंड है। तो कैसे है, हम कहेंगे कि भाई ऐसा कर लें, एक्स डैश को बराबर कर लें एक्स से, पर हम कहेंगे ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्स डैश एक्स के बराबर तो नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि एक्स डैश एक्स के डबल टाइम बराबर हो या 3 टाइम्स बराबर हो, मींस कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर रहा होगा। तो उस नंबर को फर्ज कर ले हम ए का नाम दे रहे हैं, इट इज अ कंस्टेंट नंबर A1। तो प्लस में y को भी ले आना पड़ेगा और उसके लिए भी कंस्टेंट ले आना पड़ेगा A2y, और यहां पर लिखेंगे हम प्लस A3z प्लस A4t। अच्छा, आगे देखें, अगर y के लिए सिमिलर रिलेशन आपको चाहिए तो x, y, z, t। y is a function of x, y, z and t equal to, यहाँ पर जो कंस्टेंट दिए थे हर एक कंस्टेंट को अलग अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्वांटिटी से अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई किए हुए हमें x डिपेंडेंसी मिलती है।
यहाँ पर देखें A5 को मल्टीप्लाई करें आप किससे, x से, और यहाँ पर सॉरी हाँ A5 को x से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर A6 को y से मल्टीप्लाई करें, प्लस से A7 को z से मल्टीप्लाई करें, A8 को t से मल्टीप्लाई करें। मतलब ये टाइम का भी फंक्शन है और ये सारी चीजों का भी फंक्शन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट इन अ पार्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर देखें z is a function of z displacement is a function of x, y, z, t। यहाँ पर देखें a9x प्लस a10y प्लस a11 z प्लस a12t। और देखें यहाँ पर हम अगर t डैश को ले आते हैं तो x, y, z, t। यहाँ पर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये a13 x प्लस ये a14y प्लस a15 z प्लस a16t। ये हमारे पास चार इक्वेशंस हैं। इन चारों इक्वेशंस में हमने ये देखा कि हमारे पास x, y, z और t ये चारों के चारों रिलेटेड हैं और चारों के चारों इन चारों के फंक्शंस रहते हैं। और हम अगर देखें तो हमें इनके अंदर कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज भी मिलती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर टर्म्स होंगे जो हम कैंसिल करेंगे। आपके पास फर्ज कर लें हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हों। हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, जिसको x, y और z का नाम दे रहे हैं। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, जिसको x डैश, y डैश और z डैश का नाम दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें इन चारों इक्वेशंस में कौन कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर तो जो क्वांटिटीज कैंसिल होंगी वो हमें इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की स्टडी में पता चल जाएगा। फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, जो पॉइंट हम यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के अलोंग हो तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी सिर्फ और सिर्फ x में होगी। क्या उसकी कैलकुलेशन y में होगी? हम कहेंगे नहीं। तो y भी जीरो होगी और y डैश भी जीरो होगी। ये आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है कि y का मतलब होता है पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और y डैश का मतलब होता है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अगर एक में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो दूसरे में भी जीरो होगा, इक्विवेलेंट रहते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इक्विवेलेंट रहता है। एक बात ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये पॉइंट सिर्फ x एक्सिस में है तो z में नहीं होगी। मतलब z में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप कहेंगे z डैश में भी जीरो है, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमेशा इक्विवेलेंट रहता है। यहां पर देखें तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर भी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो चीज x एक्सिस में पड़ी हो तो x एक्सिस के अलोंग x का असर होगा उसमें और टाइम का होगा। टाइम का तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है s डैश s के रिस्पेक्टिव, अगर s डैश मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम तो इसे लगेगा आगे जाने के लिए, और वो टाइम यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x is a function of x in terms of first reference frame। यहाँ पर देखें कि हमें पता चलेगा कि भाई ये हमारे पास y डैश भी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और वर्टिकल को कैसे हम समझे? फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक रोड पड़ी है, यहां से यहां तक एक रोड पड़ी है। उसको देखने के लिए यहां पर कोई बंदा खड़ा है। ये बंदा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर खड़ा हुआ है। या ये सारी चीजें आप बुला दें, ये सारी की सारी चीजें बुला दें, क्योंकि हम कोई दूसरे पॉइंट दूसरे एक इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। यहां पर देखें कि ये बंदा अगर खड़ा हुआ है यहां, ये देखेगा तो इसको ये जो रॉड की लेंथ है, ये रॉड की लेंथ सिर्फ y एक्सिस में ही दिखेगी। मतलब ये कि इसका कोई भी असर z एक्सिस में नहीं है। तो y एक्सिस की स्टडी में z वाली इक्वेशन को कर ले आप कैंसिल। और देखें, अगर मैं आपको कहूं
कि ये सिर्फ y एक्सिस में था। पहले पहले क्या था, पहले पहले जो पॉइंट थी वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग थी, याद है ना आपको। उस वक्त क्या था, उस वक्त ये था कि ये अगर x एक्सिस में के अलोंग था तो ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस का असर रख रही थी। अब क्या है कि ये रॉड सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है, तो ये z में असर क्या रखेगी, जीरो, x में भी असर क्या रखेगी, जीरो। अब क्या बचा, ये टाइम और ये y। यहां पर टाइम को भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि अगर पहले हमने देखा हुआ था कि पॉइंट हम x एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं तो उस वक्त y भी जीरो था, y डैश भी जीरो था, पता है, पहले मैंने बताया था आपको। तो y डैश भी अगर जीरो था तो y भी जीरो था, तो हम कहेंगे z में तो उसका असर वैसे भी नहीं था, तो ये भी जीरो था, मतलब ये और ये तीनों जीरो थे। तो मतलब ये कि बच्चे x और t इन दोनों की कॉम्बिनेशन, इन दोनों की एडिशन भी बराबर किसके थी, जीरो की थी। मतलब ये दोनों के जो सम था वो बराबर किसके था, जीरो के था। इसका मतलब ये नहीं कि x जीरो था, नहीं, a5 जीरो होगा, क्योंकि x का मुफासला कुछ ना कुछ तो है। और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर a8 जीरो होगा, इसीलिए टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, a भी जीरो होगा। मतलब ये फैक्टर पहले ही जीरो, अगर मैं बता देता तो आपको आसान होता ये समझना कि भाई ये जो फैक्टर है ये जीरो था, ये पहले से ही हम जीरो मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये a8 कंस्टेंट नंबर है वो जीरो था, इससे मल्टीप्लाई किया हुआ था। अब देखें यहाँ पर ये जो y एक्सिस है, अगर हम इस y एक्सिस के अलोंग रॉड रख रहे हैं, हमें पता है कि ये a8t जीरो है इन द कंडीशन ऑफ y, z के कंडीशन भी हम इसको जीरो मानेंगे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ पर रॉड को y एक्सिस में रख रहे हैं तो ये इस आदमी को जो खड़ा हुआ है इस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, इसको लगेगा कि इसकी जो रॉड की लेंथ है वो कितनी है, वो है y डैश, और y डैश किसके बराबर होगी, y डैश, ये सारी चीजें जीरो हो गई, तो a6y, a6y, मतलब ये कि अगर y इसकी लेंथ है y डैश किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, तो y डैश इज इक्वल टू a6 मल्टीप्लाई y, y मींस है ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस रॉड। सो यहां पर देखें a6 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड इस आदमी को दिखेगी। फर्ज कर लें इस रॉड को हम यहां पर रखें और इस आदमी को हम यहां पर ले आए, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इस आदमी को अब जो रॉड की लेंथ दिखेगी वो होगी y, और वो y किसके बराबर होगी, y इक्वल टू a6 मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाए तो y डेट से डिवाइड हो जाएगा a6। पर ये क्या, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर उसको यहां पर था तो उसको रॉड की लेंथ मिल रही थी a6 मल्टीप्लाई y, तो यहां पर है तो यहां पर भी a6 टाइम्स इसको y ये लेंथ मिलनी चाहिए ना, ये तो इससे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्विवेलेंट नहीं है तो हमारी जो स्टडी है और ट्रांसफॉर्मेशन है वही गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई ये मैथमेटिकल वे सही है और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हैं, पर मसला क्या है कि ये a6 की वैल्यू जो होगी ना वो 1 ही रहेगी, और ये इस बात का सबूत है कि अगर 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो तो y डैश हमेशा किसके बराबर रहेगी, y की। मतलब ये अगर कोई भी पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव करे तो y में उसका कोई भी फासला मूव नहीं करेगा, y में कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, और जो y में रॉड पड़ी होगी उसकी लेंथ दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इक्विवेलेंट रहेगी। और हम कहेंगे ऐसे ही अगर आप किसी रॉड को z एक्सिस में रख रहे हो तो वो z एक्सिस यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो, दोनों की रॉड एक दूसरे के बराबर रहेगी। अगर रॉड z एक्सिस में है तो x में उसका इफेक्ट जीरो होगा, y में भी इफेक्ट जीरो होगा, और a11 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, तभी तो z और z डैश एक दूसरे के बराबर रहेंगी। तो हमें पता चला कि यहाँ पर a11 की वैल्यू 1 और a6 की वैल्यू भी 1 है, तभी y डैश और y बराबर और z डैश z के बराबर। इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता ये चला कि x डैश की कैलकुलेशन करेंगे
तो हमें वो बराबर मिलेगा a1 x प्लस a4t मींस x डैश x is a function of time when a particle is moving along the x axis and y dash is equal to y। a6 की वैल्यू तो 1 थी, तो इससे पता चला कि अगर वो पार्टिकल x एक्सिस में मूव कर रहा है तो अगर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस s से y का मुफासला मालूम करें 0 तो y डैश भी क्या होगा 0। अगर वो y में ऊपर आएगा तो y डैश में भी ऊपर आएगा, मतलब दोनों में एक ही तरह से एक ही समान इंक्रीज होगा और z में भी इसका इंक्रीज डिक्रीज सेम रहेगा। और यहां पर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये टाइम का मतलब यहां से यहां तक ये पार्टिकल आया और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे चलता जा रहा है, तो टाइम लेगा t डैश, वो किसके बराबर होगा a13x प्लस a16t। ये कांस्टेंट नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई ये हमारे पास है x और ये हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन ज्यादा आ गई। और अगर आप यहां पर x टाइम को x पर डिपेंड ना करें तो फिर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल t हो जाएगा। ये तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, पर ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए x प्लस हो रहा है टाइम से। आगे देखें कि हमें अभी क्या करना है, इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कराना है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ था x इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। इसी तरह से हमने ये पढ़ा हुआ था v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश। बाकी सारी चीजें आप भुला दें, यहाँ पर सिर्फ आप s डैश और s को याद रखें कि s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी v से, अब उसका डिस्प्लेसमेंट x डैश काउंट करना है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में था। अब देखें कि हमें इसको और इस इक्वेशन को इक्विवेलेंट करना है, क्योंकि दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैथमेटिकल वे हैं वो सेम हैं। यहां पर देखें, अगर मैं आपको कहूं कि x डैश इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई x माइनस vt, तो सही होगा या गलत होगा? जवाब है अगर आप a1 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस vt से तो इसका आंसर और इसका आंसर मुख्तलिफ आएगा और ये गलत इक्वेशन मानी जाएगी, ये सही इक्वेशन मानी जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो होनी चाहिए। गैलीलियो साहब ने कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि अगर दो क्वांटिटीज को रिलेट करवाना है तो बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराना है तो बीच में प्रोपोर्शनल हटाकर कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा, और यहां से वो कांस्टेंट निकल आया, a1 दे रही है। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन को हम मिटा दें तो इसी इक्वेशन को एक मॉडिफाइड वे से लिख सकते हैं हम a1 x माइनस vt। आगे देखें, आगे इसको अगर आप a1 को x से मल्टीप्लाई करें और a1 को vt से भी मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखें a1x और यहां पर a1x सेम है बिल्कुल, पर यहां पर a4 है, पर यहां पर माइनस a1v है। इसका मतलब ये है कि यहां पर vt यहां पर vt, सिर्फ यहां पर ये दो चीजें और ये चीज अलग अलग है। लिहाजा ये बात याद कर लें, आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमने लिखा माइनस a1v मल्टीप्लाई t, असल में ये जो माइनस a1v है ना, इसकी कीमत और a4 की कीमत बराबर ही होती है, क्योंकि अगर a4 की जगह यहां पर माइनस a1v आ गया है मतलब दोनों की कीमतें एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म बराबर हैं। आपको ये लिखना चाहिए आगे कैलकुलेशन के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लीनियर रिलेशनशिप डेरिवेट कर लिया है और हमें चाहिए कि ये ऊपर वाली इक्वेशन को याद ना करके इस इक्वेशन को हम याद रख लें। ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं टाइम की। यहां पर देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इन दोनों जो स्क्वायर टर्म में डिस्प्लेसमेंट्स दी गई हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, इनमें हम इन इक्वेशंस को पुट करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, हमें लॉरेंस फार्मूला मिल जाएगा। अब देखें कैसे करते हैं। x डैश की वैल्यू क्या है, x डैश की वैल्यू यहां पर देखें a1, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t डैश स्क्वायर।
अब यहाँ पर थोड़ी डेरिवेशन है मैथमेटिकली वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश किसके बराबर, ये इक्वेशन आपने याद की हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां तक देखें a1 x माइनस वीटी, अच्छा स्क्वायर है x डैश पर, अगर इस x डैश पर स्क्वायर है तो दोनों ब्रैकेट्स पर स्क्वायर होंगी, मतलब इस पर स्क्वायर करेंगे हम, प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। t डैश को हटा दें, अगर t डैश को हटाना है तो t डैश की बजाय ये इक्वेशन लिखें, इस इक्वेशन के मुताबिक हम लिखेंगे a13 x प्लस a16 t होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल वे आ गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है, इसको ओपन करें, a1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2xv इंटू टी, और इसको दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर y डैश है, हमें पता है कि भाई y डैश y के बराबर होता है, यहाँ पर भी गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी, सो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर पर सोल्व करें, इसको इस टर्म को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a13 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a16 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2a13 x प्लस a16 t, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अभी इसको और डेरिवेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन आगे चलती आ रही है और यहाँ से इसको अच्छे तरीके से डेरिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें अब क्या करेंगे, a1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो a1 को मल्टीप्लाई करें, a1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2x vt इंटू a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखें c स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर लें, c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो c स्क्वायर a13 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a16 स्क्वायर और t स्क्वायर एंड प्लस 2a13 x और यहाँ पर क्या है कि a16 और t, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर ये आखिरी वाला टर्म नहीं आएगा, यहाँ पर देखें, ठीक है। a13 x स्क्वायर प्लस a16 स्क्वायर t स्क्वायर लिख दिया हमने, a16 स्क्वायर t स्क्वायर, और आखिरी टर्म कौन सा है 2a13 x a16 इंटू टी, यहाँ पर ये हमारे पास 2a13 x और a16 t इंटू सी स्क्वायर, ये हमारे पास एक टर्म आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं एक ही लाइन में लिख दूं ताकि आपको ये सही तरह से समझ में आ जाए। a1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2x vt, a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर a13 स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर a16 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2a13 x a16 स्क्वायर, ये तो और भी लंबा हो गया, टी स्क्वायर सेम ही है। यहाँ पर देखें a1 x स्क्वायर को और यहाँ पर जो x स्क्वायर वाला टर्म है इसको यहाँ पर ले लें, और ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, a1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a13 स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, ये ब्रैकेट में मैं इनको बंद कर लेता हूं। यहां पर जो ये 2 वाला टर्म है और यहां पर जो ये 2 वाला टर्म है, इस 2 वाले टर्म को यहां पर ले आए और इससे कंबाइन कर लें, माइनस 2x vt a1 स्क्वायर, इसको यहां पर ले आए माइनस 2a13 x a16 और c स्क्वायर
टी, यहां पर सी स्क्वायर टी रहेगा। हाँ, आगे देखें, और यहां पर हमने यहां इसको ले आए और यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा ये टर्म, इस टर्म को आप यहां ले आए। चलो ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल नहीं, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर ए वन स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा माइनस में है तो फिर प्लस वाला टर्म पहले लिखें, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 16 स्क्वायर टी स्क्वायर और यहां पर माइनस ए वन स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक कैलकुलेशन है। यहाँ पर अब बहुत आसान हो जाएगा, पहले बहुत लेंदी था, अब बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले आए, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ए वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए 13 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया। और देखें यहाँ पर ये 2 भी है, एक्स भी है और टी भी है, 2x टी को कॉमन निकाल लें, बाकी टर्म लिखें, v लिखें, ए वन स्क्वायर लिखें, -2 हटा दें, ए 13 और x हटा दें, ए 16 और c स्क्वायर को सेम लिखें। यहां पर हम देखें कि t को भी हटा दें, t भी कॉमन निकाल लिया हमने, यहां पर प्लस y स्क्वायर और यहां पर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखें टी स्क्वायर दोनों में कॉमन निकालने, सी स्क्वायर ए 16 स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर वी स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया हमने। आगे देखें आगे क्या होगा, आगे हमने ये पता है कि भाई यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजों को कॉमन निकाल लिया है। और आगे जब हम देखेंगे तो हमें अगर हम रीराइट इनको करें तो रीराइट करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए 13 स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद, -2xt, ये वी ए वन स्क्वायर माइनस ए 13 ए 16 सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए 16 स्क्वायर और यहां पर माइनस आखिरी टर्म ए वन स्क्वायर वी स्क्वायर टी बार। यहां पर आप देखें अगर मैं यहां पर इस ए वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए 13 स्क्वायर वाले टर्म को अगर मैं बराबर कर दूं 1 की तो फिर क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा टर्म अगर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचेगा। आगे देखें, अगर मैं 2 को तो 0 नहीं कर सकता, x को भी नहीं कर सकता क्योंकि x में तो पार्टिकल मूव कर रहा था, t को भी 0 नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा था। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 कर दूं तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, मतलब वी ए वन स्क्वायर माइनस ए 13 ए 16 सी स्क्वायर को 0 कर दूं तो फिर क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे यहां पर ये वाला हिस्सा काटना है। अगर मैं ये वाला हिस्सा काटूंगा तो प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और जेड स्क्वायर बचेगा। आखिरी बात, सी स्क्वायर ए 16 स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर वी स्क्वायर को अगर मैं सी स्क्वायर के बराबर कर दो, इनकी सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से हो तो आखिर में जवाब सी स्क्वायर बचे, तो फिर क्या होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये सी स्क्वायर के बराबर और आखिर में क्या है टी स्क्वायर, तो हमें टी स्क्वायर आखिर में मिल जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये देखें वही इक्वेशन है जो मैंने पहले इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी पोजीशन वेक्टर को मालूम करने के लिए बताया था, पर ये तभी पॉसिबल है अगर ये सारी चीजें ये वैल्यूज ले आए, अगर ये सारे ब्रैकेट फैक्टर से ये वाली वैल्यूज ले आए तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बराबर हो जाएंगी। यहां पर आप लिख सकते हैं इफ दीज कंडीशंस आर वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन then AS frame of references calculation and measurement
would be equal to s dash frame of references। यहां पर अगर आप इन तीनों को आपस में मिलाएं तो आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, वो है a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करने के बाद मिल जाएंगी। इस कांस्टेंट वैल्यू का नाम होता है लोरेंट्ज फैक्टर। अगर आप a13 की वैल्यू निकालें उसका भी वैल्यू मिल जाएगा आपको, a16 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ये देखना जरूरी है कि ये हमारे पास a1 ब्रैकेट a1 इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर हम यहां पर a1 की वैल्यू ये रखें तो x डैश बराबर हो जाएगा a1 की वैल्यू को नीचे ये लिखें 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी। यहां पर देखें अगर इस वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू यहां से पुट करके लिखें तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास x डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ये x है प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम विथ व्हिच द s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग। ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन परफेक्ट हो गई। और अगर ये वेलोसिटी कम है c स्क्वायर से, फर्ज कर लें ये 50 मीटर पर सेकंड है और c स्पीड ऑफ लाइट होती है 6 करोड़ मीटर पर सेकंड, डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला हिस्सा तकरीबन 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 से किसी को भी डिवाइड करें सेम जवाब आएगा x माइनस वी टी। फिर हम गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। मतलब ये कि अगर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो तो फिर हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देंगे गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। So how can we convert Lorentz transformation in terms of Galilean transformation? To convert Lorentz transformation in terms of Galilean transformation, we should have the velocity of any particle which is much less than the speed of light. इसका मतलब ये है कि गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त काम करती है जब स्पीड ऑफ लाइट से वेलोसिटी कम हो किसी भी चीज की। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो फिर ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ही काम आएगा। ये फाइनल इक्वेशन है, ये आपको याद करनी है। ये हमारे पास तक एक क्वांटिटी आ गई जिसको हम यूज करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थैंक यू।